हाय एवरीवन, वेलकम टू केमोफिलिक एकेडमी। जो लास्ट वीडियो में हम एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कर रहे थे उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। और देखो, जो लास्ट वीडियो थी जिसने नहीं देखी थी वो पहले लास्ट वीडियो देख ले, क्योंकि उसी में सारे बेसिक्स हमने कवर किए हैं, सारे फैक्टर्स बताए हैं। इसमें हम जितने टाइप ऑफ एसिड है उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, एक्सेप्शंस करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, देखो तो जो लास्ट वीडियो है उसके कुछ रिवीजन मतलब उसको रिवाइज करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिख दिए हैं। तो पहले हम इनको सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो इन क्वेश्चंस को, अगर तुमसे होते हैं नहीं होते हैं और अगर कहीं गलती कर रहे हो तो फिर वो मैच करो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो CH4NH3 वाटर, HF और HCl इन सब में से पूछा है। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है हमें सब में। तो क्या करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब क्या, H+ देना। तो सबसे पहले H+ रिमूव कर लो। H+ सब में रिमूव कर लिया हमने, ठीक है। H+ रिमूव किया, H+ रिमूव किया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा CH3-, ये हो जाएगा NH2-, OH-, F-, Cl-। अब हमने चार फैक्टर्स देखे थे एनायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए, हमने चार फैक्टर लगाने थे। कौन कौन से, पहला फैक्टर हमें लगाना था साइज, दूसरा लगाना था हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा लगाना था रेजोनेंस, उसके बाद लगाना था इंडक्टिव। तो सबसे पहला फैक्टर लगाते हैं। देखो मैंने बताया था कि साइज जितना बड़ा होगा चार्ज, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी उतनी ज़्यादा स्प्रेड होगी और वो उतना ज़्यादा थर्मोडाइनमिकली स्टेबल होगा। तो इन सब में देखो किसका साइज बड़ा है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे, सेंट्रल एटम पे, यहाँ कार्बन पे, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, फ्लोरीन पे और Cl पे। तो सबसे बड़ा साइज किसका है, फ्लोरीन का। तो मतलब कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो गया हमारा, HCl। तो ये HCl एसिडिक हो गया। अब क्या होता है, जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो हमें साइज वाला फैक्टर नहीं लगाना होता है। क्यों, क्योंकि जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो साइज में उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स वही रहती है, इंक्रीज नहीं होती। जब हम मतलब ग्रुप में चलते हैं उसमें हमें साइज वाला फैक्टर लगाना पड़ता है, क्योंकि नई सेल ऐड हो जाती है, ठीक है। और साइज में ज़्यादा अंतर आता है, तो जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो साइज वाला फैक्टर नहीं लगाते। अब साइज वाला फैक्टर जब नहीं लगेगा तो फिर दूसरा फैक्टर कौन सा आ गया, दूसरा फैक्टर आया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम अब इसमें दूसरा फैक्टर लगाएंगे। देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, फ्लोरीन पे नेगेटिव। तो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फ्लोरीन पे नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर ऑक्सीजन पे, फिर नाइट्रोजन पे, फिर कार्बन पे। क्यों, क्योंकि ये सारे देखो ये भी sp3 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 sp3। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो इसका जो ऑर्डर है वो ये आ गया। जिसका सही आया था अच्छी बात है, जिसका नहीं आया था वो देखो उसने कहाँ अप्रोच में गलती की थी। जहाँ तुम गलत हो ना उस चीज़ को जरूर ध्यान रखा करो कि हमने यहाँ गलती की थी। तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट बार अगर क्वेश्चन करोगे तो वो गलती रिपीट मत करना, ठीक है। अब देखो इस दूसरे वाले क्वेश्चन में करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में भी सबका हम H+ रिमूव कर दें, ठीक है। हमने इस पे H+ रिमूव करके माइनस चार्ज लगा दिया। अब देखो क्या होगा, अगर तुम इसमें सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे जाते तो तुम्हारा ये वाला ऑर्डर आ जाता कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर ये, मतलब HF सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर ये CH3OH, फिर ये। लेकिन गलत हो जाता, क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है, सल्फर पे नेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव है या फ्लोरीन पे नेगेटिव है। तो आप बताओ सल्फर पे नेगेटिव सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ना, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो गया। अगर मैं इसको A लिखूँ, B लिखूँ, C लिखूँ तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक A होगा, क्योंकि सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, इसका साइज बड़ा है। इस नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा स्प्रेड होगी सल्फर पे एज कम्पेयर टू इन दोनों के, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर अब बारी आती है इन दोनों में, तो इन दोनों में साइज तो लगभग सिमिलर है, तो फिर कौन सा फैक्टर लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है फ्लोरीन से, तो फिर कौन आ जाएगा, C पहले आ जाएगा, फिर B आ जाएगा। तो ये इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब देखो अब इसमें लगाओ, मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इसमें अगर हम लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले सबका H+ निकाल दें। तो यहाँ O-, यहाँ हमारे पास F-, मैं डबल नहीं लिख रही हूँ ना, वीडियो लंबी हो जाएगी। ये Cl- और यहाँ से एक H निकाला तो OH-। फिर वही देखो, अब सबसे पहले साइज वाला फैक्टर लगाओ। तो साइज वाले फैक्टर से कौन आगे गया, अब देखो साइज है ना, किसी का भी नहीं देखना, ऐसा नहीं कि कोई भी, जैसे मान लो अभी बताती हूँ क्या बोलना चाह रही थी मैं। देखो पहले ये यहाँ देखो,
जैसे ये Cl माइनस है तो हमें उसी एटम का साइज देखना जिस पे नेगेटिव चार्ज नहीं। ऐसा नहीं हो कि मान लो यहाँ अगर तुम एक आयोडीन लगा लो CH2I और इसका साइज देखने लगो, कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, साइज सिर्फ उसी का देखना है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, समझे। अभी फिलहाल के लिए इसको CH3 रहने दो, ये वाला बताऊंगी मैं कैसे गलती करते हैं। देखो तो यहाँ किस पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो इसी का साइज देखना है। ये नहीं कि उस मॉलिक्यूल में कोई एक बड़े साइज का एटम प्रेजेंट है तो उसका साइज देखने लगे, उसी का साइज देखना है जिस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। इस पे फ्लोरीन, क्लोरीन और ये ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा साइज किसका है, क्लोरीन का, तो C सबसे ज़्यादा आ गया। अब उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या लगाएंगे, मैंने बताया था फैक्टर को सीक्वेंस में लगाना। अगर तुम यहाँ पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, या पहले रेजोनेंस लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन आ गया हमारे पास, Cl। अब उसके बाद हमें दूसरा फैक्टर कौन सा लगाना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये तो हमारा गया, इसको नहीं देखना है। अब कौन सा बचा है, OH माइनस बचा है, F माइनस बचा है और O माइनस बचा है। अब क्या करोगे, देखो O माइनस सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको रखेंगे B वाले को। अब देखो पहला फैक्टर लगा लिया साइज, दूसरा लगा लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम चलते हैं तीसरे फैक्टर की तरफ। तीसरा फैक्टर क्या होता है, रेजोनेंस। यहाँ देखो दोनों एटम से हमें यहाँ भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, यहाँ भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, लेकिन इस ऑक्सीजन का नेगेटिव कॉन्जुगेशन में है और इसका कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो फिर ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके बाद आया A, फिर आया हमारे पास D, ठीक है। तो इसका ये ऑर्डर हो जाएगा और ये होना भी चाहिए वैसे भी। देखो HCl ज़्यादा एसिडिक होता है HF से, तो C ये वाला पहले आ गया HCl। अब है ना इन दोनों में हमने क्या कर लिया, फिर इसके बाद ये आ गया HF। अब इन दोनों की बारी आई, तो ये होता है एसिटिक एसिड और ये होता है वाटर। तो एसिटिक एसिड है तो ये एसिडिक है, होना चाहिए, तो A पहले आ गया, बाद में D आया, ठीक है। और जबकि ये वीक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है, कम डिसोशिएट होता है HCl के कंपेयर में, इसलिए इन सबसे भी पीछे है। तो थोड़ा ऐसे भी लॉजिक लगा लिया करो, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक ये कंपाउंड है, उस पर अगर तुम 1 मोल रिएक्ट कराओगे H+ का, और एक ये वाटर है, उस पर अगर तुम 1 मोल रिएक्ट कराओगे H+ का, तो तुम्हें ये बताना है कि K1 और K2 मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस में फास्ट होगी, मतलब कि ये वाला जो लोन पेयर है वो कौन पहले देगा। तो अगर तुम अपने सीधे साधे दिमाग के हिसाब से जाओ तो तुम्हें लगेगा कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और यहाँ सॉरी डोनर कौन है, पहले देखो डोनर दोनों में नाइट्रोजन है, तो देखोगे कि यहाँ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट धीरे करेगी, नाइट्रोजन जल्दी करेगा। लेकिन मैंने तुम्हें क्या बताया था, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक कॉन्सेप्ट बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग देखो ये कौन सा नाइट्रोजन है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन कौन सी हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। तो जो sp नाइट्रोजन होता है वो sp3 ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये वाला जो लोन पेयर है ना वो धीरे डोनेट होगा, ये वाला फास्ट होगा। अगर इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो हमारा जो K2 होगा ना उसकी रेट ज़्यादा होगी K1 से, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे फैक्टर्स को रिवाइज करने के लिए। अब हम जो मैंने इंडिविजुअल एसिड्स लिखाए थे, ऑक्सी एसिड, एजा एसिड, कार्बन के एसिड्स, उन सबको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने 3 टाइप के एसिड बताए थे, ऑक्सी एसिड, एजा एसिड और कार्बन के एसिड। तो सबसे पहले हम ऑक्सी एसिड करते हैं। देखो ऑक्सी एसिड मतलब कि क्या, ऑक्सी एसिड यानी वो एसिड जिनमें जो हमें हाइड्रोजन रिमूव करना है वो किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा जो हाइड्रोजन है, इस टाइप का अगर OH है, इस टाइप का ग्रुप है, तो हमें कैसे डील करना है क्वेश्चंस के साथ, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखो अगर कैटेगरी वाइज कोई भी चीज़ हो, कैटेगरी वाइज अगर तुम उसको डिवाइड कर लोगे ना तो पढ़ना आसान हो जाएगा और चीज़ों के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले ऑक्सी एसिड हमारे पास 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो हो सकता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। एक हो गया क्या हमारे पास फिनॉल, उसमें भी OH ग्रुप होता है ना। अब इन दोनों में ऑक्सी एसिड, अभी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी हमारे पास 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो हो सकता है हमारे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक हो सकता है हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक एसिड,
है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब देखो एलिफेटिक में क्या होता है, RCOOH। एरोमेटिक में क्या होगा, एरोमेटिक रिंग लगी होगी, इससे कार्बन, फिर COOH एरोमेटिक। अब देखो अगर हम इसमें इन दोनों से मैं पहले इन दोनों का कंपेयर करके बताती हूँ कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में कौन ज़्यादा एसिडिक होंगे। तो जो एलिफेटिक होंगे, अगर एलिफेटिक इंडिविजुअल की भी बात करेंगे बाद में, फिर एरोमेटिक इंडिविजुअल की भी करेंगे, लेकिन अभी इन दोनों का कंपेयर करते हैं। क्या करें, सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन निकालें, है ना, और यहाँ नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। चलो लगा दिया, इसको ऐसे बना लेते हैं, इसको हम ऐसे बनाते हैं, देखो आसानी होगी समझने में। COO नेगेटिव, ठीक है, ऑक्सीजन से हमने H+ ले लिया, नेगेटिव बना लिया। अब दोनों में देखो स्टेबिलिटी, तो अगर देखोगे तो यहाँ तो सेम है, ये भी यहाँ रेजोनेंस कर रही है और ये भी यहाँ रेजोनेंस कर रही है, तो इतना पार्ट तो दोनों में सेम है। अब बचा क्या, या R ग्रुप। यहाँ R ग्रुप कुछ भी हो सकता है, यहाँ R ग्रुप क्या है, एक रिंग है, फिनाइल रिंग है। तो इन दोनों में क्या केस होता है, देखो ऐसे अगर हम देखें तो यहाँ से इस R ग्रुप के इंडक्टिव के ऊपर इंडिविजुअल अगर कंपेयर करेंगे तो ये R ग्रुप के इंडक्टिव के ऊपर डिपेंड करेगी उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन इसमें अगर देखो तो क्या होगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है और ये sp2 कार्बन है। कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन है। तो क्या होगा, एक बार तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ रेजोनेंस करेगी कार्बन के साथ, और एक बार क्या होगा, ये वाले डबल बॉन्ड भी इसके साथ रेजोनेंस करेंगे और ये ऊपर जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे इस नेगेटिव चार्ज को ये कार्बन स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, है ना। मतलब कि कायदे के अनुसार ये जो फैक्टर हम लगा रहे हैं, ये वाली चीज समझ में आई ना। देखो फिर से बता देती हूँ, क्या होगा, एक टाइम पे ये ऑक्सीजन का नेगेटिव इस कार्बन के इस बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, उस टाइम पे ये नहीं करेगा, ठीक है। और उस टाइम पे क्या होगा, जब ये इसको यहाँ से अगर रेजोनेंस करेगा तो स्टेबलाइजेशन मिलेगा, इसका मतलब क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन सेम टाइम पे क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो कहेगा मैं भी रेजोनेंस करूंगा, मैं क्यों खाली बैठूं जब मैं कर सकता हूं। तो ये वाला इधर से रेजोनेंस करेगा, उस टाइम पे इसको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। लेकिन इसमें ऐसा कोई केस नहीं है, हमेशा जब चाहे मन चाहे तब रेजोनेंस कर सकता है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा कि यहाँ पे ये रेजोनेंस ये कैसा होगा, ये क्रॉस रेजोनेंस हो गया ये क्रॉस रेजोनेंस। तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा ये वाला जो है, अगर R की जगह हम क्या ले लें, CH3, ये वाला जो है CH3COOH ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए था इससे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये pKa वैल्यू बोलती है, इसकी pKa वैल्यू होती है 4.2 समथिंग और इसकी pKa वैल्यू होती है 4.75। तो जिसकी pKa वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, और जिसकी pKa वैल्यू कम होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो इस हिसाब से ये वाला जो है ना वो हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है इसके कंपैरिजन में। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस होता है, यहाँ पे सिंपल रेजोनेंस होता है। और एक चीज़ अगर ये तो ठीक है, ये बात तो समझने वाली हो गई। ऐसा भी कह सकते हो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +I वाला ग्रुप है और ये वाला ग्रुप कैसा है, ये -I लगाता है ना, फिनाइल रिंग। तो इस हिसाब से तुम कह सकते हो कि ये ज़्यादा एसिडिक है, कि ये वाला उतना अच्छा नहीं है। एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, अब pKa वैल्यू के बेस पे बता सकते हैं कि ये ज़्यादा एसिडिक है। तो ये तो हो गई इन दोनों का आपस में कंपैरिजन। अब हम करते हैं इंडिविजुअल। तो हम एलिफेटिक से स्टार्ट करते हैं, फिर एरोमेटिक के भी अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे। देखो तो जो एलिफेटिक है उसमें तो तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा, सिर्फ इंडक्टिव के बेस पे क्वेश्चन आ जाएगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो, ठीक है। देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, मान लो उन्होंने क्या दिया, एक यहाँ पे हमें दिया CH3COOH, ठीक है, A, और B क्या दिया CH3CH2IC डबल बॉन्ड OH, और C दिया हमारे पास CH2Cl COOH CH2F COOH। अब देखो उतना पार्ट तो बताया था, जैसे
इतना पार्ट तो सब में सेम है, तो रेजोनेंस तो सब में इक्वल हो रहा है, तो उस चीज़ को तो देखने की जरूरत नहीं है। बस क्या डिपेंड करेगी, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज करेगा, जो जितना ज़्यादा माइनस आई लगाएगा, माइनस आई मतलब जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता जाएगा। यहाँ तो देखो मतलब कार्बन कार्बन है तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कोई केस नहीं है। यहाँ देखो ये ऑक्सीजन, ये थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव रखेगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव देगा। जब ये पार्शियल पॉजिटिव देगा तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। इसमें क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव लेगा, थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव, थोड़ी ज़्यादा डेंसिटी खींचेगा। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ले लेगा, है ना, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव हो जाएगा तो ये उससे कुछ ज़्यादा ही खींचेगा। तो जो जितनी ज़्यादा डेंसिटी खींचेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, डी वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर कौन होगा, सी वाला, फिर होगा बी वाला, फिर होगा ए वाला। अब वही मैं अभी एक चीज़ बता रही थी, कुछ लोग, कुछ है ना, कुछ मुझसे पूछते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ इसमें बोलते हैं ये नेगेटिव है, बोले और आयोडीन का साइज़ ज़्यादा है ना तो ये ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए। अरे भाई इसका साइज नहीं देखना है, यहाँ जो ग्रुप लगे उनका साइज नहीं देखना है, तुम्हें उस एटम का साइज देखना जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज तो सारे ऑक्सीजन पे है, तो साइज वाला फैक्टर तो नहीं लगाएंगे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन है हर में, sp3 ऑक्सीजन, sp2 ऑक्सीजन है, तो सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई। थर्ड फैक्टर देखो रेजोनेंस, सब में इक्वल रेजोनेंस है। फिर आएंगे हम फोर्थ पे, किस पे, इंडक्टिव पे, जो कि हमने यहाँ लगा के कंपेयर किया है। तो बस इसी इंडक्टिव के बेस पे क्वेश्चन आएगा। अगर एलिफेटिक से आया तो वो तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर अच्छे से जानते हो तो कर लोगे। अब हम करते हैं एरोमेटिक के क्वेश्चन, ठीक है। देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, सबको एक्सप्लेन करेंगे, सबको डील करते हैं। देखो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को समझने से पहले एक चीज़ ये समझो कि जैसे ये है हमारे पास रिंग, ठीक है, ये एक 2D रिंग है, प्लेनर है। मान लो यहाँ ये COOH ग्रुप लगा है ना, ये लगा है, ठीक है। इस ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर। यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब एक मान लो यहाँ कोई एक G ग्रुप लगा है ना, ठीक है। क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया था उसमें क्या, यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज आया तो जब ये कॉन्जुगेशन करता है तो यहाँ सब तो ठीक चलता रहता है, लेकिन जब ये डबल बॉन्ड बोलता है मैं भी कॉन्जुगेशन करूँगा, उस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत हो जाती है उस टाइम पे, फिर जब ये रेजोनेंस करता है तो ये नहीं कर पाता है। जब ये यहाँ से रेजोनेंस करता है तो वो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि 5 बॉन्ड थोड़ी बनाएगा, एक तो बना ही रखना है उसको, ऑक्सीजन के साथ एक तो बना के ही रखना है। एक 2 ये बने हुए हैं, फिर ये भी करे और ये भी करे तो 4 ये हो गए, एक ऑक्सीजन के साथ 5 हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा, जब ये रेजोनेंस करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन सेम केस में अगर यहाँ कोई G ग्रुप लगा दे हम, है ना, तो वो G ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों ग्रुप्स के बीच में रिपल्शन होगा। अगर ये G ग्रुप कैसा है, बल्कि है, तो इन दोनों ग्रुप के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो रिपल्शन के कारण क्या होगा, ये वाला जो, ये देखो जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन कैसी होती है, प्लेनर होती है। प्लेनर के साथ यहाँ कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन आगे, तो वो अपना कॉन्जुगेशन करती है। जैसे ये p ऑर्बिटल ऐसे है, ठीक है, हर एक बेंजीन का p ऑर्बिटल है, इस कार्बन का अपना वेकेंट है, तो ये सारे आपस में एक प्लेन में क्या करते हैं, कॉन्जुगेशन करते रहते हैं। लेकिन अगर कोई G ग्रुप यहाँ आ गया तो इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में रिपल्शन, मान लो ये क्या ऐसे थे, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप के बीच में जब रिपल्शन होगा ना, तो ये इस रिपल्शन के कारण ये वाला जो ग्रुप होता है वो इस वाले प्लेन से छोड़ के अबव द प्लेन चला जाता है। और जब अबव द प्लेन चला जाता है तो फिर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जो रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन होता है वो प्लेनर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है। एक प्लेन में अगर p ऑर्बिटल हैं तो वो आपस में कॉन्जुगेशन कर सकते हैं। तो जब इन दोनों ग्रुप के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो ये वाला जो है ना वो प्लेन से या तो अबव चला जाएगा या बिलो चला जाएगा। मान लो सेम प्लेन में था, इस ग्रुप से रिपल्शन के कारण वो या तो ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा। इसलिए क्या होता है, अगर यहाँ G ग्रुप आ जाता है ना ऑर्थो पोजीशन पे, जैसे ये वाली जो पोजीशन है ना, ये इसकी जस्ट बाजू वाली है, क्या कहलाएगी, ऑर्थो पोजीशन है। ये ऑर्थो पोजीशन है। ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप आ गया तो वो क्या करता है, वो क्रॉस कॉन्जुगेशन को रोक देता है। फिर क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस कॉन्जुगेशन
स्टॉप हो जाएगा। अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप है तो उससे क्या होगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन स्टॉप हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जिससे एसिडिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी, समझे। क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा था, कुछ ना कुछ एसिडिटी कम हो रही थी क्योंकि उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रहा था। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखना कि अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप है तो उसके कारण बेंजोइक एसिड जो होता है उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, देखो इसके क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान रखना इसको। बस इसमें भी कुछ थोड़ी से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कुछ एक्सेप्शन है, वो वाले भी हम डिस्कस करते हैं। देखो तो पहला क्या है, पहला हमने लगाया COOH CH3, दूसरा है हमारे पास COOH NO2, फिर हमने COOH कुछ नहीं लगाया, फिर एक हमने लगाया COOH और एक ONE ग्रुप। अब देखो इस टाइप से जब कंपैरिजन करना हो ना किसी मॉलिक्यूल में तो हवा में मत लिखा करो कुछ भी अपने दिमाग में, क्योंकि दिमाग में लिखते हो तो अक्सर गलत हो जाता है। सबसे पहले क्या करो, चेक कर लो ये ग्रुप जो है सब, बाकी तो सारे में सेम है। यहाँ से H+ निकलेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या करें, सब में देख लो ये क्या लगा रहा है, ये +H लगा रहा है, +I लगा रहा है, ठीक है। ये क्या लगा रहा है, -M लगा रहा है, -I लगा रहा है, हाँ। और ये यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये क्या लगा रहा है, +M लगा रहा है, -I लगा रहा है। अब इन दोनों में डोमिनेंट कौन करता है, +M करता है, इन दोनों में -M करता है और इसमें +H करता है। देखो अगर नेगेटिव चार्ज को कोई प्लस वाला ग्रुप है तो वो क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, और कोई माइनस वाला ग्रुप है तो वो स्टेबलाइज करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग देख लो ये और +M और +H। अब यहाँ देखो दो प्लस वाले ग्रुप हैं, तो अब इन दोनों में कौन जीतेगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो पता ही है कि मीजोमेरिक जो होता है, मीजोमेरिक ज़्यादा पावरफुल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, और हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा पावरफुल होता है किससे, इंडक्टिव से। इंडक्टिव से ज़्यादा पावरफुल होता है, ये ऑर्डर भी याद रखना, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखो अगर ये A B C D हम इसको मान लें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ये, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, ये हो गया। अब देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो डिस्टेबलाइज में भी ज़्यादा डिस्टेबलाइज कौन कर रहा है, ये ज़्यादा डेंसिटी नेगेटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट कर रहा है यहाँ से ऐसे, ठीक है। और ये हाइपर कॉन्जुगेशन से कर रहा है, तो कर तो ये भी रहा है लेकिन कम कर रहा है। तो इन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन यहाँ देखो ना तो कोई स्टेबलाइज कर रहा है ना कोई डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास, ये कौन सा, ये B सबसे ज़्यादा हो गया, फिर आया C। अब इन दोनों में कंपेयर करके मैंने अभी बताया कि ये ज़्यादा कर रहा है डिस्टेबलाइज, तो ये और पीछे हो जाएगा, फिर A आ जाएगा, फिर B आ जाएगा। ये समझे, सबसे पहले B फिर D। देखो यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे स्टेबलाइज हो रहा है तो स्टेबलाइज वाला आगे आ गया, कोई नहीं है यहाँ आ गया। ये दोनों डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है इसलिए पीछे आ गया, ये आगे आ गया। ये क्वेश्चन हो गया। देखो अब हम करते हैं कुछ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सेम हम एक बेंजोइक एसिड लेते हैं COOH NH2, ऑर्थो पे COOH NH2, मेटा पे COOH NH2, पैरा पे। अब अगर तुम क्या करोगे, इसमें देखोगे कि हाँ ये तो सारे +M लगा रहे हैं और ये क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट लगाएगा, है ना। तो इसको तुम सबसे ज़्यादा क्या बता दोगे, एसिडिक बता दोगे। A B C में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा तुम्हारे लिए, A सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों में अगर कंपैरिजन करना है तो ये +M लगा रहा है, ये क्या लगा रहा है,
माइनस आई लगा रहा है, तो ये स्टेबलाइज करेगा, ये डिस्टेबलाइज करेगा, तो तुम्हारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी और सी। तो इस चीज़ को है ना लिख लो और यहाँ पे एक क्रॉस लगा देना बीच में, क्योंकि इसमें ना दो चीज़ें होती समझने वाली। एक तो ये कि वो जो जी था ना, वो कोई भी जी रिपल्शन नहीं लगाएगा, उसमें जो बल्की ग्रुप होगा जैसे CH3 है या C2H5 है या कोई और बल्की ग्रुप है, वो रिपल्शन लगाते हैं। जो छोटे ग्रुप होते हैं ना, वो रिपल्शन नहीं लगाते हैं। कौन कौन से होते हैं छोटे? या तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया, या फिर यहाँ ड्यूटेरियम हो गया, या फिर यहाँ क्या हो गया, फ्लोरीन हो गया, CN हो गया, OH हो गया, NH2 हो गया। ये जो ग्रुप होते हैं ना, ये रिपल्शन नहीं लगाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर ऑर्थो पे ये सारे ग्रुप मिल जाए ना, तो तुम्हें ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाना है। इन ग्रुप्स को ध्यान रखना। तो देखो, अब ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाना है, तो अब क्या करोगे, अब तुम क्या करोगे, देखोगे कि हाँ ठीक है, चलो ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगाना, अपने नॉर्मल प्रोसीजर से चले, +M -I +M। अब क्या करेंगे, ये दोनों तो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, ये स्टेबलाइज कर रहा है, तो B सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया। उसके बाद इन दोनों में देखो +M तो इक्वल लग रहा है, अब -I भी लग रहा है, तो -I इसमें कम लग रहा है, इसमें इसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा लग रहा है, तो ये फिर A हो जाएगा, फिर C हो जाएगा। ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि देखो, तुमने अमाइनो एसिड के बारे में सुना है, ज्वेटर आयन के बारे में सुना होगा। तो देखो यहाँ क्या होता है, ये जो एसिड है और ये नाइट्रोजन है, इनके बीच में क्या होता है, ज्वेटर आयन बन जाता है। ज्वेटर आयन कैसा होता है, ये देखो, ज्वेटर आयन कुछ ऐसा होता है। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे ना तो समझ जाओगे ज्वेटर आयन के बारे में। ये CO ये नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे NH3 पॉजिटिव, और ये बॉन्ड इनके बीच में बनने लगता है। तो क्या होता है, इस ज्वेटर आयन के बनने के कारण ये जो H+ है ना, ये रिलीज ही नहीं होता, समझे। तो जब H+ रिलीज ही नहीं होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑर्डर कहाँ है, करेक्ट ऑर्डर ये रहा। इसको करेक्ट ऑर्डर लिखो कि B सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि -I लग रहा है, फिर उसके बाद ये होगा C, उसके बाद A होगा। क्यों? क्योंकि A का तो H+ निकलेगा ही नहीं, इसका तो कुछ थोड़ा बहुत निकल भी जाएगा, इसलिए ये ऑर्डर अच्छे से ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना। देखो, कुछ एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। सो आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, है ना। और ये G ग्रुप जो रिपल्शन नहीं लगाते उनको भी अच्छे से ध्यान रखना। शायद इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही ख़त्म हो पाएगा। फिनॉल के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है मुझे लग रहा। देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं यहाँ COOH लूँ, यहाँ एक OH ग्रुप लूँ, ठीक है, यहाँ पे एक COH लूँ, और मैं यहाँ दोनों साइड OH ग्रुप लूँ, हाँ, और एक में क्या लूँ, COOH, और कुछ ना लूँ यहाँ एक, ठीक है। तो इसमें देखो, जब तुम H+ निकालोगे, निकाल दिया, यहाँ से भी निकाल दिया, तो जब ये H+ निकल गया, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ नेगेटिव आया, तो उस केस में क्या होगा पता है, ये तो ठीक है, नेगेटिव चार्ज वहाँ तो कोई स्टेबलाइज भी नहीं कर रहा, डिस्टेबलाइज भी नहीं कर रहा। अब तुम्हें लगेगा कि ये +M है, यहाँ पे भी +M है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखो, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज को क्या हो रहा है, दो तरफ से स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, इसको कुछ नहीं मिल रहा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा B वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, A वाला, फिर होगा C वाला, समझे। तो इस तरीके से करना है ना। यहाँ पे इस नेगेटिव चार्ज को इस ऑक्सीजन के प्लस से स्टेबलाइजेशन मिल रहा है, यहाँ पे इसको इस पे दोनों हाइड्रोजन से मिल रहा है, इधर नहीं मिल रहा है, इसलिए सबसे पीछे चला गया, वो आगे चलेगा, ठीक है। अब है ना, तो ये B A C इसका ऑर्डर हो गया। अब देखो, लास्ट क्वेश्चन एक और करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, उसको भी ऑर्थो इफेक्ट के बेस पे समझते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर हम क्वेश्चन 3rd 4th है, शायद 3rd है, और यहाँ COH, अगर मैं यहाँ CH3 लेती हूँ, ठीक है, एक मैंने यहाँ क्या लिया, COH CH2 CH3 लिया, और एक मैंने यहाँ लिया
COOH CH3 और CH3। अब देखो जितना तुम ऑर्थो पे बल्कीनेस बढ़ाते जाओगे ना, अब उससे क्या होगा, जितना ऑर्थो पे बल्कीनेस बढ़ाओगे उतना वो ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन जाता जाएगा और फिर उसके वापस आने के चांसेस कम होते जाएंगे, तो उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, CBA। नॉर्मल अगर तुम इंडक्टिव के बेस पे जाते तो गलत कर देते। क्यों गलत करते, तुम बोलते यहाँ पे CH3 है, ये ज़्यादा इंडक्टिव लगाएगा, ये और ज़्यादा लगाएगा तो ये और ज़्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, ये कम, तो तुम ABC लगाते, लेकिन ऑर्डर क्या है, रिवर्स CBA, ऑर्थो इफेक्ट के कारण। तो ध्यान रखना इनको। अब हम नेक्स्ट जो एसिडिटी ऑफ फिनॉल है उसके भी कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।